जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज का न्यूज़ एनालिसिस बेसिकली हमारा फोकस होगा कि किस तरह से न्यूज़पेपर को बिहार पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, बीपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली प्रभात खबर का डिस्कस करेंगे, प्रभात खबर पटना एडिशन का, कि उसे किस तरह से हम लोग बीपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए पूरा डिस्कशन आज का बेस्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। अब देखिए, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये अगर आप देखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कहाँ सरकार बन रही है, टूट रही है, कोई इम्पॉर्टेंट उसका इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे एक अदर पर्सपेक्टिव से कि हाँ आखिर इसके बैकग्राउंड में क्या है, तो इसके बैकग्राउंड में एक कानून है जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। और दल बदल कानून हमेशा चर्चा में रहता है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो रहा है। जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं दल बदल कानून की जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। दल बदल कानून को बेसिकली बनाए थे राजीव गांधी जी के समय में बना था ये 1985 में। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ अंग्रेजी में इसे कहते हैं, हिंदी में दल बदल कानून कहते हैं। तो इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधि को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की अस्थिरता बनी रहे। विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने गिरने लगी थी। 1966 और 60 और 70 के दशक में एक आया राम गया राम कॉन्सेप्ट फेमस था। और ये फेमस क्यों था पता है? क्योंकि एक एमएलए था, मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, और वो एमएलए हरियाणा का था और एक दिन में उन्होंने 3 पार्टी बदली थी। सुबह किसी और पार्टी में था, दोपहर में वो किसी और पार्टी में हो गया और रात में डिनर के समय वो किसी और पार्टी में हो गया। इसलिए ये कॉन्सेप्ट फेमस हो गया था उस समय कि आया राम गया राम। तो इसी को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा दल बदल कानून के लिए संविधान संशोधन लाया गया था और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून आया और 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था इसके लिए। दल बदल कानून के आधार पे, किस आधार पे आप किसी को अयोग्य दे सकते हैं, अयोग्य करार दे सकते हैं। और ये जो मैं 3-4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, अयोग्य होने का करार या अयोग्य करने का करार किस आधार पे अयोग्य किया जा सकता है, इसी 3-4 पॉइंट से यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पेपर देखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ। तो यूपीएससी में भी इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता अगर छोड़ देता, मान लीजिए एक व्यक्ति जो किसी पार्टी से जीता है और जीतने के बाद स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, तो वैसी स्थिति में उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। मान लीजिए एक एमएलए जीता है बीजेपी से और वो बीजेपी पार्टी छोड़ देता है, तो उसकी एमएलए की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट डाला जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसकी सदस्यता जा सकती है, समाप्त हो सकती है, उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसी पॉइंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स 2022 में। 6 महीना की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय 12 लोगों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए, और ये 12 लोग में एक व्यक्ति 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये तो हुआ कि अगर वो 6 महीना से पहले किसी राजनीतिक पार्टी में अगर शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। एक बेगूसराय के जो है राज्यसभा के एमपी हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक राकेश सिन्हा जी शायद उनका नाम है। राज्यसभा के लिए उन्हें मनोनीत किया गया था और 6 महीना के अंदर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। यद्यपि वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, लेकिन 6 महीने के अंदर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में वो अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। तो यही कंडीशन है और इसी पॉइंट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। अब कुछ अपवाद है कि अगर दल बदल कानून आप पे लागू नहीं होगा, यदि कोई स्पीकर या अध्यक्ष
के रूप में चुना जाता है और अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है तो वो पद छोड़ता है, फिर भी वो पार्टी में शामिल हो सकता है। इस आयोग उस पर मामला ये नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि ओम बिरला जी आज बीजेपी से इस्तीफा दे दें, आज भी बीजेपी के सदस्य हैं, वो इस्तीफा दे दें, फिर भी वो आयोग करार नहीं दिए जाएंगे क्योंकि श्री ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं और स्पीकर पे ये प्रोविज़न नहीं लगता। यदि कोई पार्टी 2/3 विधायक से विलय के पक्ष में मतदान देता है या किसी दूसरी पार्टी में विलय कर जाता है तो वैसी स्थिति में जा सकती है। एक मान लेते हैं कि 30 विधायक है एक पार्टी का, उसमें से 20 से अधिक विधायक अगर हट जाता है उस पार्टी से या अलग पार्टी बना लेता है तो वैसी स्थिति में उसका इस्तीफा उसको आयोग करार नहीं दिया जा सकता। और यही बेसिकली इसी का यूज होता है। अगर आपने देखा होगा, ये गौर भी किया होगा कि बिहार में जो है मुकेश साहनी जी जो हैं, उनकी पार्टी जो है, उनकी पार्टी के 4 विधायक थे और चारों के चारों विधायक शामिल हो गए थे बीजेपी में, उनकी सदस्यता नहीं गई क्योंकि ये प्रोविज़न है कि 2/3 से अधिक किसी पार्टी के 2/3 से अधिक सदस्य अगर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं या अपना दल बनाते हैं तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। और इसी आधार पे VIP जो पार्टी है मुकेश साहनी जी की, उस पार्टी के चारों सदस्य चले गए बीजेपी में, लेकिन उन्हें कोई आयोग करार नहीं दिया गया। तो ये बेसिकली अपवाद है दल बदल कानून का। अब दल बदल कानून को लेकर के कई सारे लोगों ने कई सुझाव देने की बात किया है, मैं उस पर डिटेल से अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये सब बेसिक प्रोविज़न था जो आपको ज्ञात होना चाहिए। बाकी लक्ष्मीकांत के बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, ये राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, ये भी आप लोग पूरा इसका देख लीजिएगा, पूरा पर्सपेक्टिव देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति अगर चुनाव होता है तो MLA का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। MLA का मत मूल्य निकालने का एक जो प्रोसेस है मैं बता देता हूँ। MLA का मत मूल्य निकाला जाता है बेसिकली जो राज्य की पॉपुलेशन है, राज्य की जितनी भी पॉपुलेशन है, मान लीजिए बिहार में MLA का मत मूल्य निकालना है तो बिहार में जो भी पॉपुलेशन है 12 करोड़ के आसपास है, बट जितना निर्वाचित सदस्य की बिहार में संख्या है, बिहार में निर्वाचित विधायकों की जो संख्या है 243 के आसपास है, ठीक है, गुना 1/1000, ये बिहार के एक MLA का, ये जो निकलेगा बिहार के एक MLA का मत मूल्य होगा। इसी तरह से अगर MP का मत मूल्य देखा जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत मूल्य देखा जाए तो उसमें होता है जितने भी, जैसे बिहार हो गया, इसी तरह से UP है, इसी तरह से जितने भी इंडिया में स्टेट है सभी स्टेट के विधायकों को कुल मत मूल्य, बट संसद में जितने निर्वाचित सदस्य हैं आई थिंक 777 है, तो इसकी जो संख्या डिवाइड करके जो होगा वो होगा संसद के एक सदस्य का मत मूल्य। तो इस तरह से बेसिकली राष्ट्रपति चुनाव जो है होता है, उसमें एकल संगठनीय मत प्रणाली अपनाई जाती है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया था वो बेसिकली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी एक पार्ट था। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति चुनाव या राष्ट्रपति के बारे में आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लक्ष्मीकांत के बुक में मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली ये जो होता है, ये जो न्यूज़ है, इस तरह का न्यूज़ आपको पेपर में ही मिलेगा, कहीं और मिलता ही नहीं है। और ख़ास करके बिहार का पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए, चाहे दैनिक जागरण पढ़िए, प्रभात खबर पढ़िए या कोई भी पढ़िए, लेकिन बिहार का एक न्यूज़ पक्का पढ़ना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन पेपर में ही रहता है। क्या है ये बेसिकली, अगर आप बिहार को देखिएगा तो बिहार में 8 पर्यटन सर्किट हैं, जिसमें एक बौद्ध सर्किट है, एक जैन सर्किट है, एक गांधी सर्किट है, एक शिव शक्ति सर्किट है, एक उसके बाद आई थिंक सिख सर्किट भी एक है, सिख सर्किट है, और एक मैं भूल रहा हूँ, लेकिन टोटल 8 बिहार में सर्किट है। सर्किट मतलब होता है कि वो जगह, जैसे अगर बुद्ध सर्किट की बात किया जाए तो बुद्ध का जो फेमस जगह है उसको कनेक्ट करेगा बुद्ध का फेमस। जैन सर्किट की बात की जाए तो जैन का जो फेमस जगह है उसको कनेक्ट करने का काम करेगा ये सर्किट। तो बिहार में टोटल 8 सर्किट हैं। तो बुद्ध सर्किट का अगर इंपॉर्टेंट आप लोकेशन देखिएगा, और हर एक सर्किट का इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा। तो बुद्ध सर्किट में बेसिकली नालंदा जिला का जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हैं वो आता है, राजगीर, वैशाली, केसरिया, ये सब बुद्ध सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
बाकी इम्पॉर्टेंट ये है कि टूरिज्म को किस तरह से, मेंस पर्सपेक्टिव से देखिए तो टूरिज्म को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। बिहार में टूरिज्म का स्कोप है और टूरिज्म को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अभियंताओं का ऑनलाइन होगा सेल्फ अप्रेजल, इसके लिए सरकार पहल कर रही है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार ने एक प्लान की शुरुआत किया। सरकार ने कहा है कि जो अभियंता, जो इंजीनियर भवन का निर्माण कर रहे हैं, जिनके देखरेख में भवन का निर्माण हो गया, तो वैसी स्थिति में उन्हें जो है एक संतुष्टि प्रमाण पत्र देना होगा कि हाँ ये जो भवन बना है इससे हम संतुष्ट हैं। इस तरह का एक प्रमाण पत्र देना होगा, एक सेल्फ अप्रेजल प्रमाण पत्र देना होगा कि हाँ हम संतुष्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कल के डेट में अगर उस भवन में कोई भी खराबी आएगी तो वो अभियंता पे गाज गिरेगा जिन्होंने कहा है कि इस भवन के निर्माण से हम संतुष्ट हैं। तो इसी का पहल किया गया है और इसी नई व्यवस्था का नाम है ई पार्ट स्पैरो, राइट। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन जब आप मेंस वगैरह में लिखिएगा तो आपको मार्क्स अच्छा देगा। बेसिकली 36 किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति होगी, चयन प्रक्रिया शुरू है। किशोर न्याय बोर्ड बेसिकली प्रत्येक जिला में इसका गठन होता है और वहाँ पे बच्चों को लेकर जो भी कानून बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं, उपनियम बनते हैं, बच्चों का जो उत्पीड़न होता है उसको रोकने का प्रयास करती हैं। और यहाँ आपको दिख रहा है कई सारा ऐसा जिला है जहाँ पे किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार प्रयासरत है, सरकार कार्यशील है कि जल्दी से जल्दी किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति किया जाए। अब देखिए ये जो है ये यहाँ पे चर्चा है, महत्वपूर्ण होगा मानसून सत्र स्पीकर। तो चूंकि स्पीकर के बारे में चर्चा है तो स्पीकर के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जहाँ स्पीकर के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। स्पीकर का रोल क्या होता है, स्पीकर क्या है, संविधान में इसका प्रोविज़न क्या है, स्पीकर की पावर क्या है, स्पीकर की शक्ति क्या है, स्पीकर का कार्य क्या है, स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर एक चीज़ आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, 2.5 लाख वर्ग मीटर हाईलैंड में गुलाब, शिमला मिर्च, ऑफ सीजन की सब्जियां और औषधि का होगी खेती। हाईलैंड मतलब होता है कि ऊंचा क्षेत्र, ऊंचा क्षेत्र पे क्या होगा, शिमला मिर्च, गुलाब, ये सब की खेती होगी। अब यहाँ पे देखिए एक है पॉली हाउस। तो पॉली हाउस बेसिकली क्या होता है, सेट नेट क्या होता है, इसके बारे में दिया हुआ, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। और जहाँ आप लोगों ने एक टॉपिक बना लीजिएगा बेसिकली एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में इसको लिख लीजिएगा। तो एग्रीकल्चर वाली जो टॉपिक लिखिएगा उसमें 4-5 पेज छोड़ दीजिए और इस तरह का जब भी न्यूज़ आएगा कि हाँ एग्रीकल्चर के लिए सरकार ये स्टेप उठा रही है तो उसको लिखते जाइएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का न्यूज़ नॉर्मली आपको किसी भी मैगजीन में नहीं आएगा, बिहार वगैरह की किसी मैगजीन में नहीं आता। तो इसलिए इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कि सरकार 2.5 लाख वर्ग हाईलैंड पे गुलाब, शिमला मिर्च आदि की ऑफ सीजन सब्जियां की खेती और औषधि की खेती सरकार शुरू कर रही है। इसको बिहार के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे जोड़ के आप लोग देख सकते हैं। ये बेसिकली जो तृतीय कृषि रोड मैप आया था उसका भी एक पार्ट था कि हम औषधि की खेती करेंगे, सब्जी की खेती को आगे प्रोत्साहित करेंगे, राइट। कोलकाता से आ रही 1500 खाद्य सैंपलों की रिपोर्ट रास्ते में हो गई चोरी। अपने आप में कितना शर्मनाक न्यूज़ है। और ये 1500 सैंपल जो है बेसिकली पटना के या बिहार के तरह जगह जगह के दुकान से कलेक्ट किया गया था, ताकि वो दुकान में जो मान लीजिए मिठाई है, क्या वो गुणवत्तापूर्ण मिठाई दे रहा है कि नहीं, क्या उस मिठाई को खाने से जो व्यक्ति होंगे, जो ग्राहक होंगे, वो कहीं ना कहीं तबीयत उनका खराब तो नहीं होगा या किसी तरह से प्रभावित तो नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को देखने के लिए कलकत्ता भेजा गया था। वहाँ पे सर्वे की जांच हुई और रिपोर्ट बीच में गायब। तो इसके लिए जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कदम, सजा देने का प्रावधान है या सजा दिया भी जाना चाहिए इनफैक्ट। अब देखिए मिलावट, यहाँ मेंस पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है मिलावट। मिलावट को हम किस तरह से रोक सकते हैं, और मिलावट के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा ये कहा गया है कि 6 महीने से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि मिलावट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति का, ग्राहक का किडनी और लीवर तक खराब होता है।
ब्रिक्स को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ब्रिक्स को लेकर के जैसे कल से समिट शुरू होने वाली है ब्रिक्स की, सॉरी आज से शुरू होने वाली है 23 तारीख से। चीन की अध्यक्षता में ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। तो वहीं पे पीएम मोदी का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शो किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़े हैं और उन्होंने कहा है कि 1000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 में। 1500 अरब डॉलर के निवेश के अवसर हैं भारत में, खास करके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो योजना है, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसके बारे में चर्चा की है। और 70,000 से अधिक स्टार्टअप में 100 से अधिक यूनिकॉर्न भारत में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो भारत क्या क्या स्टेप उठा रहा है और साथ ही साथ इस ब्रिक्स का क्या आउटपुट होगा, ब्रिक्स का जो फाइनल डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स कितना लुढ़का नहीं लुढ़का, कितना ऊपर गया नहीं गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दो होता है हमारे यहाँ, एक तो सेंसेक्स होता है और एक निफ्टी होता है। निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली दो किसके द्वारा, निफ्टी जो है 50 कंपनी के आधार पे निफ्टी को जारी किया जाता है, सेंसेक्स को बेसिकली 30 कंपनी के आधार पे जारी किया जाता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखती है, निफ्टी आई थिंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी को देखती है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स को देखने का काम करती है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कई बार क्वेश्चन इसी से पूछते हैं कि निफ्टी की तरह निफ्टी के अंतर्गत कितनी कंपनियां हैं, तो 50 कंपनियां हैं और सेंसेक्स के तहत 30 कंपनी का डाटा के आधार पर एनालिसिस किया जाता है। सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी DHFL के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ प्राथमिक दर्ज। यद्यपि मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं हूँ इसलिए मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कल अगर चर्चा हुआ पेपर में आया तो इस टॉपिक को मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा कि आखिर ये इशू क्या है, सबसे बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी क्या है और इसको लेकर के क्या इशू है। इसको लेकर के बहुत पहले एक बार मैंने चर्चा किया था, लेकिन फिर मैं डिटेल से कल डिस्कस कर दूंगा। गरीबों का निवाला खा गए DSD मतलब क्या होता है, स्टेप होम डिलीवरी अभिकर्ता। ये गरीबों का अनाज खा गए। अब जो भी आरोपित हैं या जो भी दोषी हैं उस पर सरकार कार्रवाई करे। भारत की जूनियर महिला टीम की जीत की हैट्रिक, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पे ये हैट्रिक लगाई है। गुवाहाटी में भी चल रहा है, वहाँ पे हैट्रिक लगाई है। तो ये क्वेश्चन PCS में BPSC के प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है। अब नगर निगम में 1.09 लाख करोड़ लोगों ने होल्डिंग टैक्स जमा कर 5% की फाइल छूट। एक तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि होल्डिंग टैक्स लगाने का काम नगर निगम करता है, राइट। जो होल्डिंग आप लोग देखते होंगे वो लगाने का काम नगर निगम करता है। दूसरा है कि नगर पालिका का अभी चुनाव होने वाला है और उसको लेकर के नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 सरकार ने पारित किया। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि जो मेयर है, उप मेयर है या जो अध्यक्ष वगैरह होंगे उसका चुनाव जनता के द्वारा अब डायरेक्टली होगा। जैसे पटना मेयर का चुनाव कैसे होता था पहले, पटना मेयर का चुनाव कैसे होता था कि पटना में जितने वार्ड हैं, 75 वार्ड हैं पटना में, सभी वार्ड के जो वार्ड सदस्य होंगे या वार्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो बेसिकली मेयर को चुनती थी। तो अब वो नहीं चुन करके सीधे पटना के लोग डायरेक्टली पटना के मेयर को चुनेंगे। ये नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 में किया गया, जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि पहले नगर पालिका अधिनियम 2007 हमारे यहाँ पे है, तो 2007 में ये प्रोविज़न था कि नगर पालिका के क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाएगा जहाँ पे 50% गैर कृषि आय स्रोत होना चाहिए, 50% से अधिक गैर कृषि 70%। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है 2007 का कि नगर पालिका क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहा जाएगा जहाँ पे गैर कृषि इनकम 75% से अधिक होना चाहिए। यानी 25% तक वहाँ पे कृषि से इनकम हो सकता है और 75% या इससे अधिक गैर कृषि इनकम होना चाहिए। मतलब ऐसा जगह जहाँ पे 75% से अधिक लोगों की इनकम जो है गैर कृषि है, कृषि नहीं है, तो उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है, नगरीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
इसको चेंज करके अब ये किया गया है 2022 में कि अब जो है 50% से अधिक गैर कृषि आय वाले क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाँ पहले 75% था कि 75% गैर कृषि आय होना चाहिए, अब 50% गैर कृषि आय हो कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि 50% वहाँ कृषि आय भी हो सकता है और 50% गैर कृषि आय भी हो सकता है, राइट। पहले क्या था कि सिर्फ 25% गैर कृषि आय हो सकता था और 75% गैर कृषि आय होना चाहिए था। अब कर दिया है दोनों 50-50 कर दिया। तो इससे क्या हुआ है कि जो जहाँ पे कृषि आय वाले क्षेत्र को भी अब नगर निगम में शामिल करने किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आपने सुना होगा कि कई सारे नगर निगम की स्थापना हुआ है। अब बिहार में टोटल 19 नगर निगम हो गए हैं, सहरसा भी एक नगर निगम हो गया है। दूसरा यह है कि पहले जो है 11.3% नगरीय जनसंख्या होती थी, या नगर की जो है बिहार में जो नगर का जो क्षेत्र था वो 11.3% था। अब ये बढ़ के हो गया है 15.3%। तो नगर का क्षेत्र बिहार में बढ़ गया, राइट। तो इसी से बढ़ा है कि गैर कृषि आय जो क्षेत्र है उसको कम किया गया है। इससे नगर की जनसंख्या बढ़ गया, या नगर का क्षेत्र बिहार में बढ़ करके 15.3% हो गया है। इस पॉइंट से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 जरूर देख लीजिएगा। पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई मानक में 2200 फुट की कमी। देखिए पटना एयरपोर्ट पे जो घटना हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें एक पायलट काफ़ी चर्चा में रही है, मोनिका खन्ना नाम था शायद, मोनिका बत्रा नहीं, मोनिका खन्ना ही था नाम। तो उस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नाम उस पायलट का जरूर याद रखिएगा। एक तो मोनिका खन्ना था, दूसरा जो नीचे में एटीसी थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल चंचला थी। बेसिकली हुआ क्या था कि फ्लाइट लेकर के जैसे ऊपर गई पायलट, तो वैसे ही पता चला कि इंजन उसका एक इंजन खराब, एक इंजन में आग लग गया, पक्षी के टकराने से आग लग गया। तो वैसी स्थिति में 10 सेकंड में उसको निर्णय लेना पड़ा, और 10 सेकंड में नीचे में जो थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चंचला थी, उनसे बातचीत करके उन्होंने निर्णय लिया कि हमें प्लेन को नीचे उतारना, और जिस इंजन में आग लगा था उसको बंद करके दूसरे इंजन के द्वारा या दूसरे इंजन को चालू करके वो लोग जमीन पे उतरे थे, रनवे पे उतरे। तो काफ़ी रिस्क भरा काम था, 185 लोगों की जान उन्होंने बचा दी। यदि 10 सेकंड भी और डिले होता तो हो सकता था कुछ भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जांच कर रही है डीजीसीए कि क्या आखिर कमी है। तो 2200 फुट यहाँ पे कमी है रनवे की। अब देखिए ये जो है, ये मैं चर्चा इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ आपके साथ कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ वर्ष पहले किस तरह से पटना में बाढ़ आया था। अब पटना में बाढ़ आने का क्या रीज़न है? रीज़न तो एक सिंपल है कि यहाँ पे जल निकासी सिस्टम बढ़िया नहीं है। तो नगर की क्या समस्या है, उस समस्या में जल जमाव को एक समस्या के रूप में आप लोग चिन्हित कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पटना की क्या समस्या है, तो बोलिए कि पटना की जो समस्या है एक अतिक्रमण की समस्या, और दूसरा समस्या जल लगने की समस्या, पानी लगने की समस्या भी एक समस्या है। और प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा। यहाँ पे सरकार जो है एक राज्य संसाधन केंद्र का उद्घाटन किए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, और इन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब बेसिकली जो टीचर थे जो अनट्रेन थे उसे ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। या इनफैक्ट जो आप सभी को ज्ञात होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसके तहत कई सारे टेक्नोलॉजी बच्चों को सिखाया जाएगा, क्लास 6 से बच्चों को सिखाया जाएगा। तो क्लास 6 से अगर बच्चों को सिखाना है कई टेक्नोलॉजी, मान के चलिए कि बच्चों को वायलिंग सिखाना या ड्रोन टेक्नोलॉजी सिखाना, तो जब तक टीचर नहीं सीखे होंगे बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाने में भी ये एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।
परस्पर साझेदारी बढ़ाए ब्रिक्स, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें 2-3 पॉइंट चर्चा किया, 3 पॉइंट बेसिकली चर्चा किए हैं राइटर। एक तो पॉइंट ये चर्चा किए हैं कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का एक्सटेंशन चीन चाहता है, और ब्रिक्स का एक्सटेंशन करके जैसे अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल करना चाहता है चीन, तो अगर अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल हो गया तो अर्जेंटीना के साथ उसी तरह का ब्राज़ील का रिलेशन है जिस तरह से हमारा पाकिस्तान के साथ है, यानी अर्जेंटीना और ब्राज़ील का बनता नहीं है। तो अगर चीन अर्जेंटीना का एक्सटेंशन करेगा करके ब्राज़ील उसको शामिल कर लेगा ब्रिक्स में, तो हो सकता है ब्रिक्स डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि ब्रिक्स में जो 5 इंपॉर्टेंट देश हैं उसमें एक देश है ब्राज़ील जो अर्जेंटीना के साथ जिसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। तो एक तो पॉइंट ये है, उस पर भी चर्चा होगी इस ब्रिक्स सम्मेलन में। दूसरा यह है कि ब्रिक्स समिट जो हो रहा है उसमें जो $25 ट्रिलियन की इकॉनमी है उसमें सबसे अधिक हिस्सा चीन का है और दूसरे नंबर पे भारत है, तो अदर देश कमज़ोर है, तो ये भी पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि रूस यूक्रेन वार को लेकर के, चूँकि रूस भी इसमें शामिल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए इसको लेकर के भी ब्रिक्स में चर्चा होगी। तो ये तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए, ओल्ड पीपल के लिए भारत में क्या क्या स्कीम है ये आपको एक जगह लिख लीजिएगा, क्या क्या योजना है, किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी हमने चर्चा पहले भी किया है। रिपब्लिकन आर्मी के बारे में दिया हुआ यहाँ पे, तो रिपब्लिकन आर्मी को बनाए थे सूर्य सेन, तो उसी के बारे में चर्चा है, तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 2 न्यूज़ हैं, ये दोनों ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में जिस तरह से अर्थक्वेक आया है और 6.1 स्केल का रिक्टर स्केल पे है 6.1, तो काफ़ी इसकी तीव्रता है और इसी कारण 1000 लोगों की लगभग मृत्यु हुई है, 1500 लोग घायल हुए हैं। तो भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो भी अफगानिस्तान को मदद चाहिए भारत वो मदद देने को तैयार है। और दूसरा बाढ़, तो बाढ़ असम में आया है, 89 लोगों की मृत्यु हुई है। तो बाढ़ पे एक सेपरेट नोट बनाएगा, बीपीएससी में तो लगभग मेंस में क्वेश्चन बाढ़ और सूखा से पूछा जाता है। तो आखिर बाढ़ का कारण क्या है, बाढ़ का समाधान क्या है, बिहार सरकार ने बाढ़ को लेकर के क्या क्या स्टेप उठाए हैं। एक स्टेप तो मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूँ कि 2019 में बिहार में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हो गया है बिहार में बाढ़ नियंत्रण को लेकर के। तो कई सारे स्टेप है किस तरह से तकनीक का प्रयोग बाढ़ को रोकने के लिए किया जा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आप लोग एक अलग से नोट बना लीजिएगा। T20 रैंकिंग में कार्तिक को 108 स्थान का फायदा और ईशान 6ठे स्थान पे। चूंकि ईशान किशन पटना से हैं तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड में T20 में ईशान किशन अभी 6ठे स्थान पे आ चुके हैं। देखिए, खाद्य तेल को लेकर के लगातार चर्चा होती है, इस बार भी चर्चा है। तो खाद्य तेल की कीमत 10 से 15 रुपये प्रति लीटर घटी है। खाद्य तेल को लेकर के चर्चा क्यों होती है, और बिहार में भी एक प्लान अगर आप देखिएगा तो एक है मिनी किट कार्यक्रम। मिनी किट कार्यक्रम, मिनी किट कार्यक्रम के तहत जो तेल होता है या दाल होता है, इन दोनों पे की जो सीड होती है, यानी इन दोनों का जो बीज होता है, उस बीज पे बिहार सरकार 80% सब्सिडी देती है मिनी किट कार्यक्रम के तहत। तो मिनी किट कार्यक्रम के तहत 80% सब्सिडी दाल और तेल के सीड पे देती है, दाल और तेल के बीज पे देती है। क्यों देती है? क्योंकि दाल एक ऐसा चीज़ है जिसमें भारत विश्व में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है, उपभोग करता है और सबसे अधिक आयात करता है। यानी दाल पे भी हम विश्व में सबसे बड़े आयातक है दाल के। इसका मतलब तो सिंपल हुआ कि जितना हम दाल का उत्पादन करते हैं वो भी काफ़ी नहीं है। दाल के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है ताकि हम दाल के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकें, इसलिए सरकार ने मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत किया। तेल में भी भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तेल हमें विश्व से मंगाना पड़ता है और हमारा सबसे अधिक पैसा जो खर्चा होता है किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी के इंपोर्ट पे, तो वो होता है तेल पे। तो आवश्यकता इस बात की भी है कि हम तेल में आत्मनिर्भर हों। रूस यूक्रेन के वार के कारण हमें सूरजमुखी का तेल वहाँ से मिलना बंद हो गया, भारत में तेल की क्राइसिस क्रिएट हो गई। तो अगर हम इसमें आत्मनिर्भर होते तो हमें आवश्यकता नहीं था विश्व से लेने का, इसलिए बिहार सरकार ने मिनी किट कार्यक्रम के तहत 80% सब्सिडी देना शुरू किया है दाल और तेल के सीड पे। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि बीपीएससी के लिए पेपर कैसे पढ़ा जाए ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। थैंक यू सो मच।